नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अजीत पवार बीजेपी के साथ सत्ता में क्या शामिल हुए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की धारा छोड़ आरएसएस की बोली बोलने लगे हैं। आज ये मुद्दा इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने एक पॉलिटिकल डेलीगेशन लेकर आए हुए प्रतिनिधिमंडल को ऐसा बताया कि वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ऐसा है कि एक पॉलिटिकल आउटफिट ने अजीत पवार का अपॉइंटमेंट लिया और उन्हें यह ज्ञापन सादर किया, यानी कि एक ज्ञापन दिया कि महाराष्ट्र सरकार जिन कर्मचारियों को नौकरी पे रखना चाहती है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे और आउटसोर्सिंग न करते हुए उनको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के माध्यम से सरकारी सेवा में ले। अजीत पवार ने ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो इस समय चर्चा में है। अजीत पवार ने यह बताया कि सरकारी कर्मचारी को हम जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी सैलरी में प्राइवेट कंपनी में 3 कर्मचारी काम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह बताया कि महाराष्ट्र सरकार हर साल 2,70,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी में चुकाते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी कह डाला कि अगर हम रिक्रूटमेंट शुरू कर दें तो ऐसा हाल होगा कि महाराष्ट्र सरकार की जितनी कमाई है वो सारी की सारी कमाई सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में खर्च हो जाएगी। दोस्तों, अजीत पवार ने जैसे ये स्टेटमेंट दिया, मौजूदा सरकार को भी रुखसत दे देनी चाहिए और उसकी जगह पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकार चलाने का काम देना चाहिए, क्योंकि वो भी 3 गुना सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, ये तो एक व्यंग हुआ, लेकिन अजीत पवार ने यह स्टेटमेंट तब दिया है जब मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इतना ही नहीं, इनडायरेक्टली मराठा समाज को और रिजर्वेशन की मांग कर रहे लगभग तमाम लोगों को सिंगल लाइन मैसेज गया है कि सरकारी नौकरियां ही नहीं है, आप रिजर्वेशन क्या मांग रहे हो। दोस्तों, आज के विषय में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है और आज के एपिसोड में उनकी कमेंट बहुत ज्यादा रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि विश्वास उत्तगी जी हमारे साथ हैं, जो खुद सरकारी बैंकों के यूनियन को कई दशकों तक चलाते आए हैं। तो उससे बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो इन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर होने वाली सैलरी खर्च के मामले पर बोल सके। विश्वास जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आपने खुद इतने दशकों तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की यूनियन चलाई है। ये जो कह रहे हैं अजीत पवार, वो स्टैटिस्टिकली सही है या गलत? जरा आप पहले बता दीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी बजट्स हैं, बजट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो तनख्वाह है, इसके ऊपर बार बार सरकार ये कहती है हमें 60 से लेके 70% तक खर्चा करना पड़ता है। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन हर सरकार की ये बात होती है कि हमको सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, पेंशन पर करना पड़ता है। ये उनका रोना होता है। असल में उनका अकाउंटिंग सिस्टम में हमें कोई दखल देने की बात नहीं आती है, वो एक तरफा बात करते रहते हैं। इसको काउंटर करना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं बैंक कर्मचारियों का नेता था, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी महाराष्ट्र के जितने भी हैं यूनियंस, परसों तक मैं उसका ज्वाइंट कन्वीनर था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार का ये कहना, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये गलत ही है। अगर 2/3 पैसा अगर लोगों के वेतन पर जाता है तो ये आंकड़ा सही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा
इनको सरकार को बजट नहीं बनाने आता है, इनको सरकार को खर्चे की बात वो कहते हैं, लेकिन इनकम सोर्सेस जनरेट करने की बात नहीं आती है। मैंने खुद शरद पवार जी से 2 साल पहले, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक डेलीगेशन लेके गया था। मैंने कहा, इफ आई एम इन योर प्लेस आई विल टीच यू हाउ टू मेक द बजट एंड हाउ टू रेज द रिसोर्सेस फंड्स टू रन द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द पुअर एंड द वर्कर्स। बाद में मेरी उन्होंने 15 मिनट सुनी, जवाब नहीं दिया, लेकिन उस वक्त वो एक महाविकास आघाड़ी में थे। अब वो दूसरे एक आघाड़ी में है, जहाँ पे फडणवीस गवर्नमेंट है, जहाँ पे शिंदे गवर्नमेंट है। अब वो अभी पिछले 3 महीने में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन वो खुद को फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब कुछ समझते हैं। तो वो ऐसे समझते हैं कि परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, हालांकि उनको शुगर फैक्ट्री चलाने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये मेरा एक पब्लिक स्टेटमेंट है। इसलिए ये एक सत्ता में बैठने के बाद एक तरीके से एक, जिसको कहते हैं ऑडेसिटी, इन लोगों में आ गई है, और वो ये कहते हैं कि हम एक आदमी का, सरकारी कर्मचारी का तो तनख्वाह है, वो उसको निकाल दिया जाए। दैट इज वन थिंग, वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी उनकी कहना है कि एक आदमी का 1 लाख खर्चा है तनख्वाह, तो उसमें 3 एम्प्लॉइज प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इसका मतलब मैं आदमी भी निकालूंगा और कॉन्ट्रैक्ट पे रखूंगा और कम खर्चे में सरकार चलाऊंगा। ये उनका एक ऑडेसिटी है, एक अहंकार है, और ये अहंकार उनके वो वक्तव्य में, जिनका डेलीगेशन उनके पास गया था, उनके सामने उन्होंने बताया। ये सरासर एक मगरूरी कहते हैं मराठी में। सत्ता में बैठने के बाद हम कुछ भी करें, हमें कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं साधा सवाल पूछता हूँ, भाई आपका जीएसटी कलेक्शन कितना है, आपका इनकम टैक्स कलेक्शन कितना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जीएसटी का आपके पास जाता है। आपके रेवेन्यू रिसोर्सेज अगर हमको चलाने दो, हम चला के बताएंगे। तो हम तो ये कहते हैं आपको पेंशन भी ज्यादा मिल रही है, इसको भी कम करो, इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे, वो बात छोड़ दो। लेकिन माय पॉइंट इज, उनका ये कहना, 7 दिन तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने पेंशन के लिए स्ट्राइक की है। फडणवीस जी ने कहा हम एनपीएस सुधार के देंगे, ओपीएस नहीं देंगे, लेकिन अब वो उन्होंने टेम्परली उनको शांत किया है। उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो डेलीगेशन अजित पवार के पास गया, उसको जो स्टेटमेंट इन्होंने किया कि एक आदमी की तनख्वाह सरकार की, 3 आदमी में प्राइवेट सेक्टर में पलते हैं, तो हमारी नौकरियां हम कम करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रखेंगे। ये बात जो है, ये इस देश की सरकार की शोभा नहीं देती, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे केंद्र की हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का माहौल ये है कि पेंशन हैज बिकम ए पॉलिटिसाइज्ड इशू। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर गई, उत्तराखंड में गिरते गिरते बच गई। अब वहां पे राजस्थान ने वो लाया है पेंशन, वहां पे छत्तीसगढ़ ने पेंशन लाया है, महाराष्ट्र जैसे सारे राज्य में ओपीएस चाहिए की मांग है। अब हमारे अजित पवार कहते हैं हम तनख्वाह भी देने के लायक नहीं है, तो फिर आप किस लायक हो? ये सवाल आपको जनता पूछेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इलेक्शन में जाने के बाद ये सवाल पूछेगी। इसके ऊपर एक अच्छी बात हो गई है, वो रोहित पवार जी जो है, मतलब वो एमएलए है और शरद पवार जी के पोते हैं, लेकिन एमएलए होने के नाते उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की बात करते हो गवर्नमेंट में, तो आपकी पूरी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं चलाई? ये भी एक कमेंट, एक बहुत बड़ा स्लैप ऑन द फेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये मैं समझता हूँ। तो ये दुनिया के सामने अब रिजर्वेशन का मामला है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि, विश्वास जी सॉरी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा एकदम गर्म है, और इस मराठा आरक्षण के मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में अगर उनका स्टेटमेंट देखा जाए, तो इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि जॉब्स है ही नहीं सरकारी, तो आप रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? यही मैं कहने जा रहा था कि जब माध्यम जो है ना, सेंटर पॉइंट क्या है इशू की रिजर्वेशन है। आज वो मराठा रिजर्वेशन की बात है, लेकिन ये 5-6 साल से चल रहा है, नहीं 30 साल से चल रहा है, और इसको एक सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स है, इसको कहीं ना कहीं सम रेगुलेशंस अवेलेबल है। इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन एक मुद्दा है, मुस्लिम रिजर्वेशन एक मुद्दा है। नीति अब अपने हमारे फडणवीस गवर्नमेंट ने एक ब्राह्मणों को भी एक कुछ रिजर्वेशन उनके सर्विस को दिया है। अब ये सारे रिजर्वेशन के मामले जब सामने आते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट और संविधान के कुछ प्रावधान है,
इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी सरकार ये पोजीशन नहीं ले सकती, चाहे बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की हो, कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। फडणवीस बार बार कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जब अजित पवार जी ये बोलते हैं तो वो खुद के ये तीन पार्टियों की जो थ्योरी है उसको नकार रहे हैं। इसीलिए सत्ता में टिकने के लिए रिजर्वेशन की बात तो करनी पड़ती है, रिजर्वेशन दे नहीं सकती। ये आज की तारीख है, इसलिए परसों भी ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, लेकिन डिसीजन पोस्टपोन हो गया। डिसीजन ले ही नहीं सकते, उन्होंने वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिया है। पहले भी तो ऐसे ही किया था, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था आप सारी बातें जानते हो। तो ये जब रिजर्वेशन का मामला गरमाया है, तो रिजर्वेशन जब ऐसा माहौल है, एक भी नौकरी पैदा नहीं होती है और रिजर्वेशन का माहौल है, ऐसे वक्त अजित पवार बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं अरे हम नौकरी ही नहीं देंगे, मतलब रिजर्वेशन की बात भूल जाओ। लोग कहेंगे अजित पवार जी, मिस्टर फडणवीस जी, मिस्टर शिंदे जी, आप घर में बैठो, आपको अगर संविधान के तहत काम नहीं करना है तो आप गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं हो, आप घर में बैठो, ये बात लोग कहेंगे। मामला गरमाया है, लेकिन अजित पवार जी को ये मामला इतने वो बुद्धिवादी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सीट अपनी बचाई है, एक सीट के अलावा वो कुछ नहीं बचा पाएंगे। ऐसी हालात इंडिया फॉर्मेशन में हो गई है, इसलिए उनका वक्तव्य लोग जब वोटिंग बॉक्स में जाएंगे तो सबसे बड़ा तमाचा, अजित पवार भी खुद के चुन के नहीं आ सकते, क्योंकि वो मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं जॉब नहीं दे सकता तो आरक्षण का सवाल ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने डिटेल में बात बताई। आपके एक्सपीरियंस का फायदा आज हमारे वाचकों को मिला, हमारे दर्शकों को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अजीत पवार कुछ ऐसा कह गए हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली ही बता दिया है कि रिजर्वेशन का करोगे जो स्टैंड ले रहे हैं उससे मौजूदा सरकार को, यानी कि फडणवीस और शिंदे सरकार को, चाहे कोई धक्का बैठे या ना बैठे, उनकी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जरूर कोई ना कोई असर होगा और ये आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।